मिथिला ITI के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं ताकि समय समय पर आपको सभी नोटिफिकेशन मिल सके। आज हम इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में आप लोगों को प्राथमिक उपचार के बारे में बताएंगे। कार्यशाला में काम करते समय कब दुर्घटना हो जाए इसका कोई ठिकाना नहीं होता है और न ही उस कार्यशाला में चिकित्सक उपलब्ध रहते हैं। ऐसे परिस्थिति में वहां कार्यरत प्रशिक्षुओं को, कर्मचारियों को ही प्राथमिक उपचार करने में दक्ष होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का हाथ किसी काम करते समय कट गया है और आप उसे बिना प्राथमिक उपचार दिए हुए डॉक्टर के पास ले जाना शुरू कर दिए तो रास्ते में उसके हाथ से खून बहता चला जाएगा और वह मृत्यु को भी प्राप्त हो सकता है, अन्यथा उसके घाव को भरने में काफी समय लगेगा। तो यहाँ स्पष्ट है कि प्राथमिक उपचार अत्यंत आवश्यक है। प्राथमिक उपचार के लिए आपको एक पेटी बनाकर, बक्सा बनाकर उस पर फर्स्ट एड बॉक्स लिखकर रेड क्रॉस का निशान लगाकर कार्यशाला में एक उचित स्थान पर रख देना है। जब कभी भी कार्यशाला में कोई दुर्घटना होती है तो आपको उसका उपयोग करना है। अब है कि कार्यशाला में प्राथमिक उपचार के पेटी में आपको किन किन दवाइयों का, छोटे छोटे सामानों का स्टोरेज रखना है, इस पर हम ध्यान देते हैं। सबसे पहला है NS वाटर, नॉर्मल सलाइन वाटर। यह नमक और पानी का विलयन होता है। इसके जरिए हम किसी भी घाव को धोने का काम करते हैं। मान लीजिए कि कोई इंजन का काम कर रहा था, उसके हाथ में मोबिल ग्रीस ऑयल पहले से लगा हुआ है, उसी बीच उसका हाथ इंजन के चेंबर में किसी पार्ट से रगड़ खाकर कट गया उंगली, तो तुरंत ब्लीडिंग होना शुरू होगा और आप जान रहे हैं कि उसके हाथ में मोबिल लगा हुआ है, तो डायरेक्ट वहां पर आपको कोई दवा नहीं डालना है। उसके लिए आपको एंटीसेप्टिक सॉप का यूज करना होगा। सबसे पहले उसके हाथ को NS वाटर और एंटीसेप्टिक सॉप के जरिए धोना होगा। उसके बाद फिर आप उसे डिटॉल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, सेवलॉन, एंटीसेप्टिक कोई भी लोशन इत्यादि से धोकर फिर ब्लीडिंग रोकने के लिए आप उस पर टिंक्चर आयोडीन, बीटाडीन लगाएंगे। टिंक्चर आयोडीन, बीटाडीन के डालते ही ब्लीडिंग पूर्णतः रुक जाएगी। ब्लीडिंग रुकने के बाद आपको पुनः उसको कॉटन से थोड़ा पोंछकर देखना है कि घाव गहरा तो नहीं है। अगर घाव गहरा है तो फिर आप कॉटन में थोड़ा सा टिंक्चर आयोडीन लेकर उसके ऊपर रखकर और उस कट के चारों बगल थोड़ा सा टिंक्चर बेंजोइन, जो कि एडहेसिव का काम करता है, जिस तरह हम कागज साटने के लिए गम, फेविकॉल इत्यादि का उपयोग करते हैं, उसी तरह चमड़ा पर कोई भी कॉटन या टेप चिपकाने के लिए टिंक्चर बेंजोइन का उपयोग किया जाता है। आजकल मार्केट में रेडीमेड कॉटन टेप भी अवेलेबल है, जिसका भी आप यूज कर सकते हैं। तो उस कट के चारों बगल आपको टिंक्चर बेंजोइन लगाकर प्लास्टर की तरह बैंडेज को लपेट देना है, जिससे उसका घाव बंद हो जाएगा और उस पर कोई मक्खी नहीं बैठ पाएगी, किसी प्रकार का कोई संक्रमण नहीं बढ़ेगा, नतीजा उसका घाव आगे जाकर तुरंत ठीक होगा, जल्दी ठीक होगा। अब है कि सिल्वर नाइट्रेट क्रीम, बर्नॉल क्रीम। इसका उपयोग आपको कार्यशाला में किसी व्यक्ति के जल जाने, पक जाने की स्थिति में करना है। यह जलना, पकना किसी भी चीज से हो सकता है। हीटर के संपर्क में आ जाने से, गैस कटिंग करते समय, वेल्डिंग करते समय, ग्राइंडिंग करते समय, लाइटर का उपयोग करते समय, किसी भी तरीका से वह जलता है तो आपको उस पर हो सके तो सबसे अच्छा सिल्वर नाइट्रेट क्रीम लगाएं।
अगर सिल्वर नाइट्रेट नहीं हो तो बर्नोल क्रीम लगाएं। अब हमारा एक बचा है क्रैप बैंडेज। अब हमारा है क्रैप बैंडेज। क्रैप बैंडेज का उपयोग हम हाथ टूट जाने, पैर टूट जाने या शरीर के किसी भी हड्डी के टूट जाने के बाद किया करते हैं। इसका उपयोग हम शरीर में मोच आने के बाद भी करते हैं। अगला हमारा कॉटन है। कॉटन का उपयोग प्राथमिक उपचार में सबसे अधिक होता है। कॉटन का उपयोग घाव को साफ करने के लिए सबसे पहले हम करते हैं। पुनः इसी कॉटन के जरिए हम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, डिटॉल, बेटाडीन इत्यादि का उपयोग करते हैं। कॉटन ब्लीडिंग रोकने में भी मददगार साबित होता है। बिना कॉटन का दिया गया किसी भी दवा का उतना असर नहीं होगा। हमारा अगला पॉइंट मेश फैब्रिक है। मेश फैब्रिक यानी जाली वाला कपड़ा। इसका उपयोग कभी कभी हाथ के टूटने के बाद लटक जाने की स्थिति में टान कर बांधने के लिए भी किया जाता है। इसका उपयोग अत्यधिक छिल जाने के बाद जब आपके बैंडेज का साइज उस घाव से बड़ा दिखेगा तब आपको मेश फैब्रिक जाली वाले कपड़ा की जरूरत पड़ेगी। अगला हमारा सेफ्टी पिन है। सेफ्टी पिन का उपयोग फटे वस्त्रों को तत्काल रूप से सही करने के लिए भी किया जाता है। सेफ्टी पिन का उपयोग क्रैप बैंडेज को लपेटकर उसके अंतिम छोर को बंद करने के लिए भी किया जाता है। हमारा अगला ड्रॉपर है। ड्रॉपर का उपयोग आंख में दवा डालने के लिए और किसी दवा को बिना छुए बोतल से निकालकर घाव पर डालने के लिए भी किया जाता है। अगर सामान्य व्यक्ति हर दवा को छू ले अपने हाथ से तो वह दवा भी संक्रमित हो जाता है। अतः आपको ड्रॉपर के उपयोग से हर अल्कोहल को, हर दवा को निकालना चाहिए। हमारा अगला काफी महत्वपूर्ण चीज है 12वां। हालांकि इसका सीरियल में 12 जरूर लिख दिया हूं, परंतु इसका उपयोग आपको करना है किसी भी आदमी को फर्स्ट एड देने से पहले, प्राथमिक उपचार करने से पहले। सबसे पहले आप अपने हाथ को एंटीसेप्टिक सोप से धोएंगे। उसके बाद आप अपने हाथ में आइसोप्रोपाइल अल्कोहल लगाकर अपने हाथ को सैनिटाइज करेंगे। उसके बाद ही आप किसी का प्राथमिक उपचार करेंगे। हमारा अगला काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है स्ट्रेचर। इसका मदद हम वैसे घायल व्यक्तियों के लिए करते हैं जिसे चलाकर ले जाना संभव नहीं हो पाता है, जिसे तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचाना हो और वह काफी गंभीर रूप से घायल हो, वह खुद चल नहीं सकता हो। आप उसे स्ट्रेचर पर लिटाकर और 2 आदमी की मदद से कंधों पर उठाकर ले जा सकते हैं। स्ट्रेचर शॉर्टकट में एक आप अपने वो कार्यशाला में रखने हेतु हॉस्पिटल से एक अलग प्रकार का भी बना सकते हैं। स्ट्रेचर बनाने के लिए आपको 6 फीट और 4 फीट लंबा चौड़ा कपड़ा की जरूरत पड़ेगी। यह कपड़ा काफी मोटा और मजबूत होना चाहिए। इसे आप दोनों किनारे से मोड़कर सिलाई करवा दें। सिलाई करवाने के बाद आप इसे वर्कशॉप में रखें। इसके लिए 2 पीस बांस का भी आप व्यवस्था करवाकर वर्कशॉप में रखें। जब कभी भी ऐसी परिस्थिति सामने आए तुरंत इस कपड़ा में दोनों तरफ बांस घुसाएं और इस बीच में आदमी को सुलाकर 2 आदमी से इस बांस के स्ट्रेचर को पकड़कर डॉक्टर के पास पहुंचा दें। किसी फिल्मों में भी आप लोगों ने इस स्ट्रेचर उपयोग करते देखा होगा। वहां भले ही यह प्राकृतिक बांस नहीं हो, आर्टिफिशियल लोहे की पाइप भी आप देखे होंगे, लेकिन स्ट्रेचर के बेड का डिजाइन यही रहता है। अब अंत में मैं आपको एक बार पुनः याद दिलाना चाहूंगा कि प्राथमिक उपचार कितना जरूरी है। किसी भी आदमी को अगर गांव में तबीयत खराब होती है
तो उस समय वहां क्वालिफाइड डिग्री होल्डर डॉक्टर उपलब्ध नहीं रहते हैं। आप गौर करिएगा मेरी बातों पर। सभी गांवों में, कुछ शहरों में भी ऐसा होता है कि रात के समय, ऐसे समय जिस समय आप किसी के क्लिनिक में नहीं जा सकते हैं या आपके यहाँ कोई डॉक्टर नहीं आ सकता है, उस समय आपके समाज के कुछ लोग जो मेडिकल स्टोर चलाते हैं या जो नॉर्मल मेडिकल प्रैक्टिस करते हैं, वही आपके जान माल को उस समय प्राथमिक उपचार करके ही बचाते हैं। और प्राथमिक उपचार करके बचाया गया व्यक्ति ही क्वालिफाइड डॉक्टर के पास पहुंच पाता है और ठीक से उसका इलाज होने के बाद उसकी जिंदगी बच पाती है। अगर आप प्राथमिक उपचार नहीं करेंगे तो कोई भी बड़ा से बड़ा लॉस हो सकता है। अभी अभी हमने आपको प्राथमिक उपचार के पेटी में रखे जाने वाले कुछ प्रमुख सामानों के बारे में जानकारी दिया। अब मैं आपको प्राथमिक उपचार करते समय कुछ व्यवहारिक महत्वपूर्ण बातों को अवगत कराता हूं, जिसमें हमारा सबसे पहला है कि जब कहीं भी कोई एक्सीडेंट होता है तो वहां रोगी के अलावा अगल बगल के लोग काफी घबरा जाते हैं। घबरा जाने के बाद उनका ध्यान रोगी के पीड़ा से हटकर आपस में बट जाता है। सभी एक दूसरे को आपस में चर्चा करने लगते हैं कि घटना ऐसे हुई, वैसे हुई, आपको कहे थे चाकू वहां नहीं रखने के लिए, बच्चा ले लेगा, हाथ काट लेगा। भैया, आप सबसे पहले बच्चा को देखिए कि उसने कितना काटा, कहां तक काटा। तो आप वर्कशॉप में काम कर रहे हैं, कोई भी घायल हुआ तो उसके पीड़ा को देखकर घबराए नहीं, अपना मूड ठीक रखें और तुरंत उसे आराम देने की कोशिश करें। जहां पर दुर्घटना हुआ है, दुर्घटना स्थल से उसे हटाकर दूसरे जगह पर ले जाए ताकि उसका मानसिक वातावरण चेंज हो। चेंज होते ही वह अपने को अच्छा महसूस करेगा और वहां पर भीड़ एकत्रित न होने दें। हवा आती रहे, जाती रहे, ऐसा आप व्यवस्था करें। रूम का खिड़कियां खोल दें। उसके बाद प्राथमिक उपचार करते समय सबसे पहले खून न बहे, उसे तुरंत रोकें। क्योंकि खून अनमोल चीज है। खून तुरंत ही नहीं बन जाता है शरीर में, इसे बनने में समय लगता है और यह व्यर्थ नहीं बहना चाहिए। खून बहने के बाद घाव को ठीक होने में भी समय लगता है। तो यह थी सामान्य प्राथमिक उपचार की बातें। अब इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के नाते हम आपको विद्युत से घायल व्यक्ति का प्राथमिक उपचार कुछ शब्दों में ही सिखाना चाहेंगे। विद्युत आघात लगने के बाद आप देखेंगे मनुष्य की 3 अवस्थाएं ही मिलेगी आपको। या तो व्यक्ति चिपक गया होगा किसी लाइन से, किसी मशीन से, या वह झुलस गया होगा, या वह बेहोश हो गया होगा। इसी 3 कंडीशन को अगर आप सही से हैंडल करते हैं तो वह पूर्णतः ठीक हो जाएगा, नहीं तो वह मृत्यु को भी प्राप्त हो सकता है। समझिए इसको हैंडल कैसे करना है। अगर कोई विद्युत लाइन से चिपक गया हो तो सबसे पहले आप मेन स्विच ऑफ करेंगे। मेन स्विच ऑफ करते ही, बिजली लाइन के बंद होते ही वह स्वयं अपने आप उस लाइन से छूट जाएगा। अगर मेन स्विच समीप नहीं है, नजदीक नहीं है, हम क्या करेंगे? छोड़ देंगे उसे मरने के लिए? नहीं। उस समय आपको अपने बुद्धि का अप्लाई करना है। तुरंत अपने आप को सबसे पहले रबर के, प्लास्टिक के जूते पहनकर इंसुलेट करना है। हो सके उपलब्ध हो अगर तो रबर का दस्ताना पहनिए, अन्यथा कोई भी सूखा कपड़ा लेकर अपने हाथों में लपेटे और उस व्यक्ति को पकड़कर भी आप खींच सकते हैं। दूसरा एक तरीका यह भी है कि उस कपड़ा का माला के आकार बनाकर उसके शरीर पर फेंके और उसे फंसाकर कपड़ा से आप खींचे। किसी सूखी लकड़ी के जरिए आप धक्का दें। यहां आपको यह ध्यान रखना है कि किसी भी ऐसे सामान का उपयोग न करें जिससे होकर विद्युत करंट प्रवाहित करता हो। कोई भी ऐसा सामान आप प्रयोग न करें जिसके अंदर जल की मात्रा हो, क्योंकि जल भी इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर है। कभी भी कच्चे बांस, कच्चे लकड़ियों का आपको धक्का देने के लिए उपयोग नहीं करना है।
अब आते हैं करंट लगने की दूसरी अवस्था। इसमें आदमी बुरी तरह से झुलस जाया करते हैं। दरअसल होता यह है कि उच्च विद्युतीय वोल्टेज का मिलन जब किसी भी न्यूट्रल सब्सटेंस से होता है, उस समय एक बहुत तेज फ्लशिंग होती है। काफी जोड़ों का आंख को चौंधिया देने वाला तेज रोशनी निकलता है। उसमें इतनी ज्यादा गर्मी होती है कि वह लोहा, पोर्सलिन जैसे पत्थर तक को गलाकर राख कर देती है। उस फ्लशिंग के बीच अगर आदमी का कोई अंग पड़ गया तो वह झुलस जाता है, जल भी जाता है, अत्यधिक इतना भी जल जाता है कि एट ए टाइम ऑन द स्पॉट उसकी मृत्यु हो जाती है। अगर झुलस कर बच गया तो आप देखेंगे कि उसके शरीर पर छाले पड़ गए हैं या चमड़ा जलकर गायब हो गया है। दोनों का एक ही इलाज है, आप उस पर इमीडिएट सिल्वर क्रीम, सिल्वर नाइट्रेट नाम का क्रीम, सिल्वरेक्स नाम से आता है बाजार में, सिल्वर नाइट्रेट उसका कंपोजिशन नेम है, तो आप उसको लगाएं। और अगर फोड़ा आ गया है, आप देख रहे हैं कि फोड़ा के अंदर पानी भरा हुआ है, तो भूल कर भी उस फोड़ा को बार बार न छुएं, उस पर किसी भी तरह का ऐसा प्रेशर न दें कि उससे पानी फूट कर रिलीज हो जाए। अगर पानी बह गया, उसका व्यक्ति का जलन कई गुना और बढ़ जाएगा और उस दर्द से भी वह मर सकता है। अगली अवस्था है बेहोश होना। इस अवस्था में मनुष्य को कम मात्रा में करंट लगा रहता है, परंतु वह डर से बेहोश हो जाया करता है या कमजोरी के कारण भी वह बेहोश हो जाता है। क्योंकि एक शरीर से स्वस्थ आदमी को हल्का झटका लगता है तो उसे कुछ महसूस नहीं होता है, हल्का सा हाथ झनझनाया, बात उसके लिए नॉर्मल रह जाती है। आप देखते होंगे गांव घर में, शहरों में भी कई मिस्त्रियों को कि ऊपर ओवरहेड लाइन पर भी वह चढ़कर और अपने चुटकी से बिना प्लायर के मदद से तार को कस देते हैं। यह बहुत ही गलत प्रक्रिया है। इसका उपयोग आपको कभी नहीं करना है, क्योंकि आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के प्रशिक्षु हैं, ट्रेनीज हैं, और आपका कर्तव्य है कि विद्युत संबंधी सभी ऑपरेशन अच्छे तरीका से करें। तो यहां आपको हम विद्युत शॉक लगने के बाद की तीसरी अवस्था के बारे में बता रहे हैं। इसमें व्यक्ति बेहोश हुआ रहता है और उसकी नब्ज चलती रहती है। आप इसको मरा समझकर कभी न छोड़ें, इसे तुरंत आप चेक करें, नाक के पास अपनी उंगली को ले जाएं, आपको उसका सांस चलता हुआ महसूस होगा। अगर सांस नहीं चल रही है तो उसके नब्ज को चेक करें। नब्ज चेक करने का शॉर्टकट तरीका इस 3 उंगली का इस्तेमाल किया जाता है। अंगूठा को इस प्रकार रखें और ले जाकर आदमी के बाएं कलाई के अंगूठा के ठीक नीचे आप अपने इस 3 उंगली को हल्का पुश करके पकड़ें। आपको उसका नब्ज चलता हुआ स्वयं महसूस हो जाएगा। अगर नब्ज चल रहा है और आदमी नाक से सांस नहीं ले रहा है तो ध्यान दीजिए, अभी यह बेहोश है, इसे आर्टिफिशियल श्वसन की जरूरत है, या ऐसे शब्द मेडिकल शब्दों में समझिए तो इसे ऑक्सीजन की जरूरत है। किसी भी प्रक्रिया से इसके फेफड़ा में ऑक्सीजन पहुंचना चाहिए, तो आप इसे आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन देंगे। अगले क्लास में हम आपको आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन और उससे जुड़े तौर तरीकों से अवगत कराएंगे। धन्यवाद।